गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था कंपाउंड के बारे में, यौगिक के बारे में बता दिया था हमने आपको। यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक के प्रकार कितने होते हैं, ये सब के बारे में पूरा डिटेल बता दिया था ना। यौगिक को हमने डिवाइड किया है दो भागों में, एक था आपका क्या कार्बनिक यौगिक और दूसरा था आपका अकार्बनिक यौगिक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बनिक यौगिक के बारे में पूरा डिटेल, जिसमें हमने कार्बनिक यौगिक का पूरा वर्गीकरण आपको पहले वाले वीडियो में पूरा बता दिया है। तो हम उसके एक एक पार्ट को पढ़ते चलेंगे। पहली हेडिंग है आपकी कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक कहते किसे हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो हेडिंग दीजिएगा आप, कार्बनिक यौगिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक। अब देखिए, ऐसे यौगिक, इसका बहुत छोटा सा डिफिनेशन है। ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं ऐसे यौगिक जो हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक। अब इसको समझिएगा, जब भी अगर कभी भी कार्बन और हाइड्रोजन मिल के कोई एक यौगिक बनाते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन। जैसे यहाँ पे बना CH4, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जब भी कार्बन और हाइड्रोजन मिलके कोई यौगिक बनाएंगे तो उन्हें क्या कहते हैं हम, हाइड्रोकार्बन। इसको आप जानते होंगे CH4, जिसको हम कहते हैं मेथेन। तो ये आपका क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो अब इसका एक आसान सा सिंपल सा डिफिनेशन है क्या आपका, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के जितने भी व्युत्पन्न हैं सबके बारे में हम किस में पढ़ते हैं, कार्बनिक यौगिक में। ठीक है, तो पहले हम हाइड्रोकार्बन लिख लें, लिख लीजिएगा, कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों को, कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, कार्बनिक यौगिक। अब हम कार्बनिक यौगिक के बारे में लिख लेते हैं, हाइड्रोकार्बन व हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन व हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न जितने भी यौगिक होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक। हाइड्रोकार्बन व हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन व हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो समझ में आया ना, हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, हमने बता दिया। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, कार्बन व हाइड्रोजन जब मिलकर बनते हैं तो उन यौगिकों को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक। हाइड्रोकार्बन व हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न का मतलब समझिएगा कि इसी हाइड्रोकार्बन मतलब C और H में हम कोई और अगर तत्व मिला देते हैं तो वो जो बनता है वो आपके क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन व हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब इसका कुछ एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं। जैसे आपका क्या है एग्जाम्पल, CH4 जिसे हम कहते हैं मेथेन। उसके बाद है आपका
C2H5OH, C2H5OH, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, एथेनॉल ही लिख देते हैं, एथेनॉल। और आपका क्या है, कल हमने बताया था आपको C12H22O11, जिसको हम क्या कहते हैं, चीनी। ये सब आपके क्या हैं, हाइड्रोकार्बन व हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। या फिर इसी में हम एक और एग्जांपल लिखना चाहें तो लिख लें, जैसे आपका क्या है C6H6, जिसको हम कहते हैं बेंजीन आदि। कल हमने आपको बताया था कि कार्बनिक यौगिक को जब हम वर्गीकृत करते हैं तो कार्बनिक यौगिक दो भागों में डिवाइड होते हैं ना। हमने बताया था एक खुली श्रृंखला के यौगिक बनते हैं और एक बंद श्रृंखला के यौगिक बनते हैं, बताया था ना। तो अब हम पहले पढ़ लेते हैं खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन या फिर एलिफैटिक यौगिक। इसके पहले दोनों भाग लिख लेते हैं। इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है या किया जाता है, ठीक, किया जाता है। अब पहला भाग इसका क्या है, पहला भाग है इसका आपका फर्स्ट भाग, खुली श्रृंखला या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ना लिख के कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, ठीक। खुली श्रृंखला या एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक, जिनको हम क्या कहते हैं, एलिफैटिक, या फिर हम क्या कहते हैं खुली श्रृंखला, ओपन चेन, ठीक है। दूसरा है आपका, इसका दूसरा भाग है बंद श्रृंखला, बंद श्रृंखला या चक्रीय कार्बनिक यौगिक। बंद श्रृंखला या चक्रीय कार्बनिक यौगिक, क्लोज्ड चेन और साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। नोट कर लिए? नोट कर लिया इसे? अब हम एक पार्ट इसका पहले पढ़ लेते हैं, खुली श्रृंखला के यौगिक या एलिफैटिक यौगिक, ठीक है। तो इनका दोनों नाम याद रखिएगा, एक किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है।
एलिफैटिक यौगिक, जिसको इंग्लिश में भी लिख लेते हैं एलिफैटिक कंपाउंड। ठीक है, एलिफैटिक कंपाउंड। अब इसकी परिभाषा समझिए, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें सभी कार्बन खुली श्रृंखला में एक दूसरे से जुड़े हों, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। मतलब एक कार्बन एक दूसरे कार्बन से, एक कार्बन दूसरे कार्बन से, जैसे अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये देखिए कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन एक खुली श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, तब हम इसको क्या कहते हैं, एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। या फिर अगर इन्हीं कार्बनों को हम जोड़ दें बंद श्रृंखला में, तब वो आपके क्या कहलाएंगे, बंद श्रृंखला या चक्रीय कार्बनिक यौगिक। अब इसका भी एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हम क्या करें, एक कार्बन यहां लिख दिया, उसके बाद फिर क्या करें, एक कार्बन यहां लिख दिया, एक कार्बन यहां लिख दिया, और ये क्या किया, एक लाइन खींच दिया, तो ये आपका क्या हुआ, एक बंद श्रृंखला बन रही है कि नहीं बन रही। अब फिर क्या करते हैं, जैसे एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है, और ये क्या किया हमने, एक बंद श्रृंखला बनाती है, तो ये आपकी क्या बन रही है, बंद श्रृंखला बन रही है। हमको किसको पढ़ना है पहले, एलिफैटिक या खुली श्रृंखला के यौगिक। तो पहले हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जो एक दूसरे से वे कार्बनिक यौगिक जो एक दूसरे से एक दूसरे कार्बन से खुली श्रृंखला में जुड़े रहते हैं, उन्हें हम एलिफैटिक यौगिक या खुली श्रृंखला के यौगिक कहते हैं। ठीक है, लिख लेंगे ना इसको। वे कार्बनिक यौगिक जो एक दूसरे कार्बन से खुली श्रृंखला में जुड़े रहते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एलिफैटिक यौगिक या खुली श्रृंखला के यौगिक कहते हैं। अब उसके बाद फिर यहां पे लिख लेते हैं, इन यौगिकों, कुछ इनकी क्वालिटी होती है, इन यौगिकों में कार्बन सीधी शाखित या अशाखित रूप में जुड़े रहते हैं। इन यौगिकों में जो कार्बन सीधी या शाखित या अशाखित रूप में जुड़े रहते हैं, मतलब इनमें जो कार्बन एक दूसरे से जुड़ा रहता है वो सीधे सीधे जुड़ा रहेगा, या तो शाखा के रूप में जुड़ा रहेगा, या फिर क्या है आपका अशाखित रूप में भी जुड़ा रह सकता है। अब उसके बाद जान लीजिएगा, ये जो आपका CH4 है, इसको हम हिंदी में मेथेन कहते हैं, और ये मेथेन ही जो है ना, ये सारे कार्बनिक यौगिकों का क्या है, आपका सारे कार्बनिक यौगिकों का ये आपका क्या है, जनक माना जाता है। सारे कार्बनिक यौगिक इसी से बने हुए माने जाते हैं। मेथेन जो है वो आपका, मेथेन सभी एलिफैटिक यौगिकों का जनक माना जाता है। मेथेन जो है आपका, ये सभी कार्बनिक यौगिकों का जनक माना जाता है।
अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे आपका क्या है CH4, जिसको हमने बताया अभी आपका मेथेन है। और आपके हैं कुछ, जैसे अब ये तो आपका एक एग्जाम्पल हो गया सीधी रेखा में या शाखित में या अशाखित में। अब एक लिख लेते हैं और आपका CH3, CH2, CH2 और CH3, ये एक यौगिक ले लेते हैं। और उसके बाद है आपका CH3, CH2, CH3, एक यहाँ भी CH3 लगा देते हैं। इसका नाम तो आप जानते ही हैं, ये क्या है आपका मेथेन है। इसको कहते हैं हम आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। इसके लिए हम आपका एक IUPAC नामकरण का एक पूरा लिस्ट होती है, वो IUPAC जब हम आपको पढ़ाएंगे तो इसके बारे में हम आपको पूरा बढ़ा देंगे। अब देखिए जो ये आइसोब्यूटेन है ये आपका शाखित है। शाखित किसको कहते हैं? मतलब जिसमें शाखाएं निकली हो। शाखा निकली है ना, इसमें एक अलग शाखा निकल गई। ये सीधी रेखा में तो चल रहा है, लेकिन यहाँ से देख रहे हैं कि आपकी क्या है, शाखा निकली। ये आपकी अशाखित है, या तो सीधी या फिर आपकी क्या है, अशाखित है। तो ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद है आपका CH4, ये आपके एक तरह से क्या है, इन्हीं सबके एग्जाम्पल। और इसका नाम तो आप जानते हैं कि नहीं? अगर नहीं जानते होंगे तो ये जानते रहेगा, जब कभी भी कार्बनिक यौगिक में, इसको आप याद रखिएगा हमेशा, जब कभी भी आप कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे उसमें अगर कार्बन एक मात्रा में हो तो उसको हम मेथ कहते हैं। जब कार्बन 2 मात्रा में हो उसको एथ कहते हैं। और जब कार्बन 3 मात्रा में हो प्रोप कहते हैं। जब कार्बन 4 मात्रा में हो तो ब्यूटेन कहते हैं। और जब कार्बन 5 मात्रा में हो तब उसे पेंटेन कहते हैं। जब कार्बन 6 मात्रा में हो तो उसे हेक्स कहते हैं। और इसके पीछे अब हाइड्रोजन जिस तरीके से लगेगा तब वो आपका कंप्लीट होगा। जैसे आपका कार्बन 7 लगे तो इसको हेप्ट कहते हैं। और जब कार्बन 8 लगता है तो उसको हम ऑक्ट कहते हैं। कार्बन 9 लगता है तो उसको नोन कहते हैं। और कार्बन 10 लगता है तो उसको डेक कहते हैं। अब इसके पीछे अगर कार्बन एल्केन की तरह लगेगा तो आपका क्या कहलाएगा? जैसे C10 है और इसके बाद एल्केन वाले संतृप्त रूप में रहेगा तो इसको हम डेकेन कहेंगे। अभी इसके बारे में हम पूरा पढ़ लेते हैं, ये हम आपको अभी बता देंगे। ये लिस्ट थोड़ा नोट कर लीजिएगा। जब कार्बन 1 होगा मेथ, 2 होगा एथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, और 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्ड, 7 होगा हेप्ट, 8 होगा ऑक्ट, और 9 होगा तो नोन, और 10 होगा तो आपका डेक। ठीक है। ये समझ में आया? एलिफैटिक यौगिक किसको कहते हैं? एलिफैटिक यौगिक समझ में आया किसको कहते हैं ना? वे कार्बनिक यौगिक जो एक दूसरे कार्बन से खुली श्रृंखला में जुड़े रहते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एलिफैटिक यौगिक या खुली श्रृंखला के यौगिक कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम इनके बारे में जब पढ़ेंगे, एलिफैटिक यौगिक को हमने बताया था कि एलिफैटिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं ना। तो एलिफैटिक यौगिक 2 प्रकार के होते थे। एक हमने बताया था संतृप्त यौगिक और दूसरा बताया था आपको असंतृप्त। संतृप्त को भी हमने बताया था कि संतृप्त 1 भागों में डिवाइड होता है जिसको क्या कहते हैं हम? एल्केन। और असंतृप्त जो होता है वो 2 भागों में डिवाइड होता है। एक आपका क्या कहलाता है? असंतृप्त। असंतृप्त ने बताया था एक एल्कीन और दूसरा एल्काइन, बताया था कि नहीं? तो वो अब हम इसको पूरा डिटेल में एक एक पार्ट को पढ़ेंगे। ये लिख लिया हो तो बताइए।
ये अगर आपका अच्छे से तैयार हो गया ना तो आपका क्लास 10th और क्लास 12th का जो आपका पूरा कार्बनिक यौगिक है इसी पे पूरा डिपेंड है, पूरा का पूरा इसी पे डिपेंड है। क्लास 10th क्लास 12th पूरा इसी पे डिपेंड है। जब आपके सिलेबस में आ ही गया था तो हमने कहा इसको पूरा आपको बेस से पढ़ाई देते हैं। एलिफैटिक यौगिक को हमने बताया कितने भागों में डिवाइड होता है, 2 भागों में। कौन कौन से 2 भाग हैं, दोनों भागों को पहले लिख लेते हैं। एक पहला भाग है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसको कहते हैं, और दूसरा आपका कहलाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा हमने बताया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब फर्स्ट हेडिंग दीजिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यह है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, लिखिए ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं, कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा, एकल बंध द्वारा, सिंगल बॉन्ड जिसको आप कहते हैं, एकल बंध द्वारा संतृप्त होती हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतृप्त होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये केवल लिखने के बाद लिखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ये केवल कार्बन सी व हाइड्रोजन H से बने होते हैं। इसके अलावा इसमें और दूसरा कोई यौगिक नहीं होगा, H से बने होते हैं। ये केवल कार्बन व हाइड्रोजन से बने होते हैं, इसमें तीसरा कोई यौगिक, तीसरा कोई तत्व नहीं आएगा। जब भी आप पढ़ेंगे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। और यहां लिख लीजिएगा इन्हें एल्केन या पैराफिन भी कहते हैं, पैराफिन भी कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र, इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है। अब देखिए
इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। अब देखिए इसको समझना है, जहाँ पे हम n बराबर क्या रख सकते हैं, n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना रख सकते हैं। इतने के बारे में हमने अभी आपको बताया। अगर हम जैसे कार्बन के यहाँ पे 1 रख दें तो C1, n की जगह पे 1 रखा हमने, H पहले यहाँ फार्मूला लिख देते हैं NH2n+2। अब हम कार्बन की वैल्यू, कार्बन में n की जगह पे कितना रख दें, 1 रख दें, तो H2 n यहाँ 1 हो जाएगा, 2 × 1 +2। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो C1 को हम C लिख सकते हैं और H 2 × 1 = 1 और ये 2 मिलके कितना हो गया 4, तो यहाँ लिख सकते हैं CH4। इसी को हम क्या कहते हैं, मेथ। और इसमें जब ये आपका इस सामान्य सूत्र से बनेगा तो इसमें हम क्या एन जोड़ देते हैं, तब आपका क्या हो जाता है, मेथेन। जितने भी आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे इनके लास्ट में हम क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या बन जाएगा, मेथेन। अब इसी तरीके से एक और सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं C2H2n+2, CnH2n+2। अगर यहाँ पे C n की जगह पे हम कितना रख दे, 2 रख दे, तो C2H2 × 2+2 यही होगा ना। n की जगह पे हम कितना रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो C2 2 दूनी 4 और 2 6, C2H6 मेथेन आया। अब इसके बाद क्या आ गया, एथेन आ गया। ये आपका बन गया मेथेन के बाद एथेन। अब बन जाएगा ना ऐसे 10 बना लेंगे कि नहीं। चलिए देखिए अभी एक और सॉल्व कर लेते हैं। C, अब जैसे यहाँ पे हम 3 रख रहे हैं, n = 3, यहाँ हमने n = 2 रखा, यहाँ हमने n = 1 रखने पर, अब यहाँ n = 3 रखने पर अगर n = 3 रखेंगे तो H2n+2, यहाँ रखेंगे C3, H2 × 3+2, तो C3 तो हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6 और 2 8, तो यहाँ आपका कितना हो गया, H8 मेथेन एथेन। अब इसको क्या कहेंगे, प्रोपेन। क्या कहेंगे, प्रोपेन। तो ये आपका मेथेन हुआ, ये आपका एथेन हुआ और इसको क्या कहते हैं हम, प्रोपेन। इस तरीके से सब बन जाएगा ना 10। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। लिखना होगा तो यहाँ कॉर्नर में कहीं लिख लीजिएगा, एक साइड में। इनमें अनुलग्न, एक आपका होता है पूर्व लग्न, एक आपका होता है अनुलग्न। इनमें अनुलग्न एन जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं, तभी आपका मेथ को मेथेन हो गया, एथ का एथेन हो गया और प्रोप का प्रोपेन हो गया। एन जोड़ रहे हैं ना, तो ये आपका एन जोड़ते हैं। अनुलग्न और पूर्व लग्न जानते हैं ना, अनुलग्न और पूर्व लग्न। पूर्व लग्न मतलब जो पहले जोड़ते हैं और अनुलग्न जो आपका अंत में जुड़ता है, उसी को हम प्रीफिक्स और सफिक्स भी कहते हैं। प्रीफिक्स मतलब जो पहले जोड़ा जाए और सफिक्स मतलब जो लास्ट में जोड़ा जाए। राइट कर लीजिएगा तो बताइएगा। चलिए अब उसके बाद हम समझ लेते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं।
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं द्विबंध या त्रिबंध से पूरी होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं द्विबंध या त्रिबंध द्वारा संतुष्ट होती हैं, उन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं द्विबंध या त्रिबंध द्वारा संतुष्ट होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये कितने प्रकार की होती हैं? ये 2 प्रकार की होती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। ये भी आपकी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हैं? दोनों भाग देख लीजिए। पहला भाग कहलाता है आपका द्विबंध, जिसमें 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड लगा रहता है, उसको कहते हैं हम द्विबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। डबल बॉन्ड unsaturated हाइड्रोकार्बन्स, डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हो गया? लिखिए, इसको समझ लेते हैं। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक द्विबंध उपस्थित होता है, एक द्विबंध। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक द्विबंध कार्बन परमाणुओं के मध्य होता है, उन्हें हम द्विबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखिए, इन्हें एल्कीन या एल्कीन, एक नाम और होता है आपका एल्कीन या ओलिफिन कहते हैं। इन्हें एल्कीन या ओलिफिन कहते हैं। इन्हें एल्कीन या ओलिफिन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र
इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इनका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n होता है। लिख लिया। अब देखिए n बराबर जैसे अभी उसको हमने सॉल्व किया था वैसे इसको भी सॉल्व कर ले। लेकिन देखिए उसमें हमने आपको संरचना सूत्र नहीं बताया था, थोड़ा उसको भी समझ लीजिए। जैसे CH4 है, CH4 का अगर हम संरचना सूत्र बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? C यहाँ हुआ, C कार्बन को हमेशा 4, कार्बन की संयोजकता कितनी है 4, तो कार्बन को हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो कार्बन को हम 4 सिंगल बॉन्ड देते हैं, तो ये 4 सिंगल बॉन्ड देते हैं तो कार्बन की संयोजकता पूरी हो जाती है। जैसे देखिए CH4 बन गया ना 4 सिंगल बॉन्ड। इसी तरीके से हमने दूसरा लिखा था C2H6 था, C2H6 अगर बनाएंगे तो C और C के साथ C, एक H इधर की तरफ आया, एक H इधर की तरफ, एक H इधर की तरफ, एक H ऊपर, एक H नीचे और एक H यहाँ। तो देखिए आपका बन गया C2H6। 2 कार्बन है और H आपके 1 2 3 4 5 6 है ना। तो यहाँ आपके कार्बन 2 और हाइड्रोजन कितने हैं टोटल 6, और बन गया हमारा C2H6 का संरचना सूत्र। इसको हम कहते हैं संरचना सूत्र। यौगिकों का जो सूत्र होता है अणु सूत्र, संरचना सूत्र, इन तीनों चीज़ों, एक और होता है, उन तीनों चीज़ों के बारे में हम आगे की किसी वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट बता देंगे, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं द्विबंध संरचना सूत्र के बारे में। यहाँ इसके बाद इसके पूरा पढ़ लेंगे। जैसे आपका CnH2n है, अगर हम यहाँ पे n बराबर 1 रखें तो n बराबर 1 रखें तो C कितना हो जाएगा C1 और H2 × 1, जिसको हम लिख सकते हैं CH2। यही होगा ना आपका CH2। लेकिन CH2 का कभी भी कोई संरचना सूत्र नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? CH2 अगर यहाँ बनाएंगे तो एक H इधर की तरफ बनेगा और एक H इधर की तरफ बनेगा। ये इसका कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं हो पा रही है। इसीलिए हम कभी भी जब भी द्विबंध के बारे में पढ़ेंगे तो द्विबंध में कम से कम हम कितना n बराबर 2 रख के सॉल्व करेंगे। ये आपको समझाने के लिए था। n बराबर हम कितना रख के सॉल्व करेंगे 2, क्योंकि हमें 2 बॉन्ड चाहिए, डबल बॉन्ड। और हमने लिखा है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कम से कम एक द्विबंध उपस्थित कार्बन परमाणुओं के मध्य, 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य एक डबल बॉन्ड लगता है। तो अब अगर हम यहाँ n बराबर 2 रखेंगे तो C2 और H2 × 2 कितना हो जाएगा? C2H4 हो जाएगा, C2H4। अब इसका संरचना सूत्र देखते हैं। हमने कार्बन बनाया, इसके एक हाइड्रोजन हमने यहाँ की तरफ बना लिया और एक हाइड्रोजन यहाँ की तरफ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसको भी 2 बॉन्ड चाहिए और इसको भी 2 बॉन्ड चाहिए। अब इन्हीं के बीच में हम डबल बॉन्ड बना दे तो देखिए ये कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए था, 1 2 3 4 मिल गया ना, और इस कार्बन को भी चाहिए था 1 2 3 4। तो ये है आपका बंध बनाना। बंध बनाने का जो आपका बॉन्ड का पूरा सिस्टम है, यह हम आपको, ये भी आपको किसी वीडियो में पूरा बता देंगे आपको, ठीक है। तो ये समझ में आया ना CH4। अब अगर इसी तरीके से हम C3 का बनाना चाहें तो n = 3, अगर n = 3 रख दें तो क्या हो जाएगा C3H2 × 3। इसको जब लिखेंगे आपका क्या बन जाएगा C3H6 हो जाएगा, C3H6। अब C3H6 है, इसको कैसे कंप्लीट करेंगे? देखिए कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, इनके बीच में हमने बना लिया। अब क्या कर देते हैं, एक इधर की तरफ H रख देते हैं, एक इधर की तरफ। पहले वाले को हम 3H दे देते हैं, 3H दे दिया तो देखिए इसका पूरा हो गया। 1 बंद 2 बंद 3 बंद 4 बंद हो गया। अब इसका अगर हम देख रहे हैं तो 2 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन दे दे तो 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 और 6 कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन। अब यहीं पे अगर हम डबल बॉन्ड खींच दे तो इसका भी पूरा कंप्लीट। कैसे? 1 2 3 4 बंद हो गया और इसका 1 2 3 4 बंद कंप्लीट। देखिए सबका है, 1 बॉन्ड 2
3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ये पूरा आपका कंप्लीट हो रहा है। 4 हमेशा कार्बन की आपको 4 संयोजकताएं पूरी करनी पड़ती है। तो ये जब बंध बनाना है, बंध बनाने की जो एक पूरी प्रक्रिया है, ये हम किसी एक वीडियो में पूरा का पूरा बंध बनाने के बारे में और संयोजकता के बारे में पूरा पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में। द्विबंध समझ में आया ना? द्विबंध यही इसी तरीके से बनता है कि डबल बॉन्ड कहीं पे एक बना देंगे तो उससे क्या उसी योग, और ये नहीं है कि हर जगह डबल बॉन्ड बनेगा, सिर्फ एक द्विबंध अगर मौजूद हो गया किसी में तो उसी को हम क्या कह देते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त में वो क्या कहलाता है, द्विबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक है, एक लास्ट पढ़ लेते हैं और आज का हम यही खत्म करेंगे। त्रिबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये पढ़ लेते हैं। लिख लिया है? और इसके आगे बना लेंगे ना, जैसे अगर हम यहाँ पे सी यानी इक्वल टू 4 रख दें तब कितना होगा, यानी इक्वल टू 4 रख दें कितना हो जाएगा, C4H2 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा C4 और H8 हो गया ना। तो यह आपका क्या है, अगर C2 लग गया तो हमने क्या बताया था, एथ होगा। जब कार्बन 2 रहता है तो क्या होता है, एथ, और यहाँ पे हम ईन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एथीन। ये आपका क्या है, 3 है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, जब C3 रहता है तो प्रोपीन, और जब 4 रहेगा तो ब्यूटीन। ठीक है, नाम लिखना हो तो लिख लीजिएगा, एथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन। लिख लिया इसे? उसके बाद लास्ट हेडिंग दे दीजिएगा आप, त्रिबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ट्रिपल बॉन्ड unsaturated ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब देखिए, ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम क्या हो, एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, त्रिबंध हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हम लिख लेते हैं, इनमें कम से कम एक त्रिबंध, कम से कम एक त्रिबंध, जिसको यहां पे हम डिनोट कर देते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में ऐसे कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड लगा रहेगा। होता है, इनमें कम से कम एक त्रिबंध होता है। इनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य जो होगा कम से कम एक त्रिबंध मौजूद होगा, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, त्रिबंध। ठीक है, इन्हें एल्काइन भी कहते हैं, इनका एक और नाम है, इन्हें एल्काइन भी कहते हैं, इन्हें एल्काइन भी कहते हैं। और इनका सामान्य सूत्र
इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2। इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। अब इसके लिए भी निकाल के देख लेते हैं। जैसे आपका क्या है, n इक्वल टू अगर हम क्या रख दें 2, हमने बताया कि n इक्वल टू 1 रख के कभी सॉल्व ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर n इक्वल टू 1 रखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ बनाएंगे? कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए, तभी 2 कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब देखिए n इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका CnH2n-2 वाले फार्मूले पे इसको रखते हैं। CnH2n-2 इस वाले फार्मूले पे रखेंगे तो C इज इक्वल टू 2, H इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 2, जिसको सॉल्व करेंगे तो C2 तो हो जाएगा। H इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? C2H2 हो गया। और इसमें जो हम जोड़ते हैं अनुलग्न वो क्या होता है? आयन होता है, और इसको क्या कहते हैं? हम एथाइन कहते हैं। एथाइन C2H2। अगर इसका संरचना सूत्र देखेंगे तो संरचना सूत्र ऐसे बनता है, एक कार्बन, दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इधर की तरफ, एक हाइड्रोजन इधर की तरफ। अब देखिए इसको कैसे कंप्लीट करते हैं। देखिए 1 बंध, 2 बंध, 3 बंध, 4 बंध। इस कार्बन को 4 बंध मिल गया। उसी तरीके से इस कार्बन को भी देखेंगे तो 1 2 3 और ये 4 बंध, इस कार्बन को भी 4 बंध मिल गया। अभी इसमें इलेक्ट्रॉन का बंटवारा होता है, वो सारी चीज़ें जो है ना हम आपको बाद में बताएंगे। अभी हम सिर्फ बंद करके बता रहे हैं कि 1 बंध, 2 बंध, 3 बंध और 4 बंध। इस कार्बन की चारों संयोजकताएं पूरी हो गई, इस कार्बन की भी 4 संयोजकताएं पूरी हो गई, तो यह आपका बन गया एक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन। और उसके बाद अगर हम n इक्वल टू 3 रख दें, n इक्वल टू 3 रखेंगे तो C3H2n-3 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो C3H2 जिसको हम लिखेंगे C3H2 6 में से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? H4, C3H4 हो गया। अब इसको लिखेंगे, इसकी भी संरचना सूत्र देखते हैं। जैसे कार्बन कार्बन और एक कार्बन, और यहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्ड कर दे रहे हैं, तो ये कार्बन कार्बन। अब देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड कर दिया, एक हाइड्रोजन लगा दिया, तो इस कार्बन की चारों संयोजकताएं पूरी हो गई ना, चारों संयोजकताएं पूरी। अब इस कार्बन को देखें 1 2 3 और 4, इस कार्बन की भी संयोजकता पूरी हो गई, लेकिन इसकी पूरी हुई क्या? नहीं पूरी होगी। इसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ, एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे दे, तो ये आपकी इसकी भी चारों संयोजकता पूरी हो गई। और देखिए हाइड्रोजन कितना है? H4 है, C3H4। 1 2 3 कार्बन और हाइड्रोजन 1 2 3 4 हाइड्रोजन, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से आप बना सकते हैं। इसमें जितने भी यौगिक है सबकी संरचना सूत्र, सबका अणुसूत्र इसी तरीके से निकाल सकते हैं। सामान्य सूत्र में n इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक यूज करेंगे, आपको इसका अणुसूत्र मिल जाएगा। और संरचना सूत्र बनाना होगा तो ऐसे बना लेंगे। 3 चीजें होती हैं, अणुसूत्र, मूलानुपाती सूत्र और सामान्य सूत्र, सॉरी संरचना सूत्र। तो इन सब के बारे में हम पूरा, इन सब में क्या डिफरेंस होता है ये आगे हम आपको बता देंगे। तो आज आपका यहाँ तक है त्रिबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में बंध श्रृंखला किसको कहते हैं या चक्रीय यौगिक किसको कहते हैं। उसमें आपका 2 भाग है, समचक्री और विषम चक्री। विषम चक्री में आपको हमने बताया था कि समचक्री को भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक आपका क्या कहलाता है? एरोमेटिक कहलाता है, और दूसरा हमने समचक्री बताया था ना, समचक्री में बताया था ना, एक एरोमेटिक था और दूसरा क्या था आपका? दूसरा आपका था एलिसाइक्लिक। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो